बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 41 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे और थ्रेशिंग को कैसे हैंडल करते हैं, ये डिफरेंट टेक्निक्स आज हम लेक्चर में देखेंगे। तो हम थ्रेशिंग को कवर कर रहे थे ऑलरेडी, अब डिटेल में फर्दर इसको देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है उसको जब उसके पास इनफ फ्रेम्स अवेलेबल नहीं होते तो उसको कोई ना कोई फ्री फ्रेम्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जब फ्री फ्रेम्स अवेलेबल नहीं हैं तो क्विक पेज फॉल्ट हो जाता है फ़ौरन। तो इस पॉइंट पर हम क्या कहते हैं कि अगर फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो कुछ पेजेस को रिप्लेस किया जाता है ताकि डिज़ायर पेज लोड कर दिए जाए वेकेटेड फ्रेम के अंदर। लेकिन तमाम पेजेस एक्टिव यूज़ के अंदर हैं तो कोई हमें ऐसा मिलता ही नहीं जिसको रिप्लेस किया जाए, और अगर रिप्लेस कर भी देते हैं तो उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है और अगेन एंड अगेन फॉल्ट जनरेट होते रहते हैं। तो प्रोसेस कंटिन्यूज टू फॉल्ट करता रहता है और पेजेस को जब हम रिप्लेस करते रहते हैं, जब ये फॉल्ट करते हैं और ब्रिंग बैक करते रहते हैं तो हमारे पास हाई पेजिंग एक्टिविटी जनरेट होती है जिसको थ्रेशिंग बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि अगर एक प्रोसेस थ्रेशिंग कर रहा है तो प्रोसेस जो थ्रेश कर रहा होता है वो ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है पेजिंग में और कम टाइम लगा रहा होता है एग्जीक्यूटिंग में। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोसेस इज थ्रेशिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। तो थ्रेशिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्वेयर परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी अभी कम हो गई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है और प्रोसेसेस ऐड करना शुरू कर देता है। जब और प्रोसेसेस आते हैं वो और ज़्यादा फ्रेम्स रिक्वायर करना शुरू कर देते हैं, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स डिक्रीज हो जाते हैं जो भी ईच प्रोसेस को एलोकेट हुए होते हैं, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन फर्दर डिक्रीज हो जाती है। जो फर्दर डिक्रीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है भाई और प्रोसेस लेके आओ सीपीयू ताकि यूटिलाइज हो। तो फिर क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन और ज़्यादा कम होती जाती है और करते करते कम होते 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 जीरो तक पहुंच जाती है। तो थ्रेशिंग हो जाती है इस टाइम पर और सिस्टम थ्रूपुट बहुत ज़्यादा कम चली जाती है। अब फॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो जाती है और हाई डिस्क यूटिलाइजेशन हो जाती है और हाई इनपुट आउटपुट जो बाकी डिवाइसेस की होती है वो कम हो जाती है। तो ये हम तमाम पिछले लेक्चर में एंड पर देख चुके हैं। तो कोई भी काम नहीं हो रहा होता क्योंकि प्रोसेसर जो होते हैं वो तमाम काम पेजिंग का कर रहे होते हैं, बाकी तमाम इनपुट आउटपुट तमाम चीज़ें रुक जाती हैं और जो सिस्टम होता है सारा टाइम बस पेज फॉल्ट को सर्विस करने में ही लगा रहा होता है। होल सिस्टम थ्रैशिंग करने लग जाता है और सीपीयू यूटिलाइजेशन जीरो पर चली जाती है और पेजिंग जो डिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है उसकी यूटिलाइजेशन, और जो बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर हम ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम करते हैं तो क्या होता है कि दूसरे जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक दूसरे के फ्रेम्स को स्टील करते रहते हैं। तो एक तो थ्रैशिंग का ये तरीका होता है कि हम लोकल पेज रिप्लेसमेंट करें ताकि हर प्रोसेस के अपने फ्रेम्स हो, तो उससे थ्रैशिंग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। तो ग्लोबल रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि अब पेजेस हैं प्रोसेस से अगर बिलोंग नहीं भी करते तो वो दूसरे प्रोसेसेस के अंदर लेना शुरू कर देता है। प्रोसेस ऐसे फेज में जाता है जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको फ्रेम्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो फॉल्ट करना शुरू कर देता है और दूसरे प्रोसेसेस से फ्रेम स्टील करना शुरू कर देता है। तो जो प्रोसेसेस थे उनको भी ये पेजेस चाहिए होते हैं लेकिन वो भी फॉल्ट कर रहे होते हैं तो वो वापस किसी और प्रोसेस से लेना शुरू कर देते हैं। तो एक किस्म की ना छीना छानी शुरू हो जाती है, जैसे वो एक कोई चीज़ बन रही होती है ना, सारे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, इस तरह का माहौल बन जाता है। तो फॉल्टिंग प्रोसेस जो होता है ये पेजिंग डिवाइस को कहता है कि भाई स्वैप पेजेस करो इन एंड आउट, और क्यों एक बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ी कतार बन जाती है पेजेस डिवाइसेस के लिए और रेडी क्यों खाली हो जाती है। जो प्रोसेसर ने जिन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, सीपीयू ने जिन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है वो रेडी क्यू में होते हैं, वो खाली हो जाते हैं, जबकि पेजिंग वाली जो क्यू है वो भर जाती है। और जो प्रोसेसेस होते हैं पेजिंग डिवाइस का वेट करते रहते हैं और सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो ये ग्राफ है, यहाँ पर क्या होता है जैसे जैसे डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हुई है सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई है। एक वक्त है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते करते सीपीयू यूटिलाइजेशन नीचे जाना शुरू हो जाती है और यहाँ से आगे थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको थ्रेशिंग को स्टॉप करने के लिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग शुड बी रिड्यूस टू स्टॉप द थ्रेशिंग, और थ्रेशिंग का जो इफेक्ट होता है वो लोकल पेज रिप्लेसमेंट से भी रिड्यूस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ग्लोबल से होता है या लोकल से होता है। ये लोकल से होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लोकल रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर किसी प्रोसेस ने थ्रेशिंग स्टार्ट कर दी है तो वो किसी और प्रोसेस के फ्रेम स्टील नहीं करेगा, उसके एक लोकल फ्रेम्स होंगे और वो उसको कैटर करेगा कि वो थ्रैश ना करे। तो पेज जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं प्रोसेस के अपने ही पेजेस जो उसके यूज़ नहीं होते उनको रिप्लेस किया जाता है, किसी और प्रोसेस के नहीं लिए जाते। अगर प्रोसेस थ्रेश कर रहा होता है वो क्यू में जाता है फॉर द पेजिंग डिवाइस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एवरेज सर्विस टाइम भी इंक्रीज हो जाता है पेज फॉल्ट के लिए, और हमारे पास जो एवरेज क्यू होती है पेज डिवाइस की वो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और हमारे पास जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है फॉर द प्रोसेस दैट इज़ नॉट थ्रेशिंग सिंस द थ्रेशिंग प्रोसेस इज कंज्यूमिंग मोर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो तमाम थ्रेशिंग प्रोसेस यूज़ कर रहा होता है, तो अगर कोई प्रोसेस थ्रेश नहीं भी कर रहा फिर भी उसका जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत ही खतरनाक किस्म का माहौल बन जाता है। इस तमाम माहौल को हम कैटर करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो इस बुक के अलावा कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर गया हूँ, ठीक है। तो अब
जब मैं लाहौर गया हुआ हूँ तो मेरे प्लान्स थे इस वीक में कि मैंने लाहौर जाना है, ठीक है। एक मेरे प्लान में ये बात थी, दूसरा मेरा था कि मैंने कराची का विज़िट करना है इस पूरे हफ्ते में, और तीसरा मैंने पेशावर का करना है, और चौथा मैंने मुल्तान का करना है। तो अब मैं लाहौर गया हूँ, अब मेरे ये तमाम विज़िट रहते हैं, तो मैं इस टाइम क्या करूँगा? क्या मुझे लाहौर से मुल्तान जाके फिर कराची जाना चाहिए, या पहले मुझे लाहौर से कराची चले जाना चाहिए, फिर पेशावर चले जाना है और एंड पे मुल्तान? तो मैं यही देखूंगा ना कि जो लाहौर से जो करीब शहर होगा पहले वहाँ जाऊँगा, मुल्तान पहले करीब है पहले वहाँ जाऊँगा, फिर मुल्तान से कराची करीब है फिर वहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद एंड पे पेशावर चला जाऊँगा। तो मतलब इस तरह का कुछ चीज़ करूँगा कि जो चीज़ पहले करीब होगी उसको असेस करूँगा। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जनरल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, करीब करीब की चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अब मैं उन लोगों को दोस्त बना रहा होता हूँ जो ऑलरेडी मेरे दोस्तों के दोस्त होते हैं, या मैं वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता हूँ जो मेरी फैमिली यूज़ कर रही होती है। तो इस तरह के लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस के जनरल लाइफ में कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पेजिंग में भी हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। हम ये समझते हैं कि कोई प्रोसेस है, वो जब कोई पेज को इस्तेमाल करे तो जो फर्दर वो उस टाइम पर पेजेस इस्तेमाल करेगा, वो जो करंटली पेज इस्तेमाल करे ना उसके आसपास ही कहीं पड़े होंगे मेमोरी के अंदर। तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। लोकेलिटी मॉडल कहता है कि अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये लोकेलिटी टू लोकेलिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। अब लोकेलिटी क्या होती है? लोकेलिटी वो एक ऐसी चीज़ है, एक सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्चुअली यूज टुगेदर। ऐसे पेजेस हैं जो एक साथ यूज होते हैं, यानी लाहौर और मुल्तान एक लोकेलिटी में आ गए। और जो प्रोग्राम है वो जनरली कंपोज होता है ऑफ सेवरल डिफरेंट लोकेलिटीज़ विच में ओवरलैप, यानी इसके अंदर डिफरेंट लोकेलिटीज़ होती हैं जो कि ओवरलैप हो रही होती हैं एक प्रोग्राम में। यानी एक प्रोग्राम होगा, अगर ढेर सारी लोकेलिटीज़ हैं तो प्रोग्राम पूरी लोकेलिटीज़ के ऊपर आएगा, ठीक है। डिफरेंट लोकेलिटीज़ होंगी और उसके अंदर वो एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे जंप करता रहेगा। अच्छा, जब शुरू में मैंने ये चीज़ पढ़ा था टॉपिक अपने टाइम पर, तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, इसलिए आप कुछ भी हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन मैं ईजी बनाने की इसको एज़ फार एज़ पॉसिबल कोशिश करूँगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे आगे नहीं है, जितना ये हाईलाइट हुआ बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है, कुछ पता नहीं होता कहाँ से उठ के चीज़ें आ जाती हैं। तो अब ये डायग्राम है जो कि ट्रेस ऑफ प्रोसेसेस बता रही है। यहाँ पर अब जो ये ग्रे स्केल्स आया हुआ ना, ये जो पैचेज आए हुए हैं, ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो प्रोसेस ने असेस कर ली हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ने ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वर्किंग सेट मॉडल होता है। वर्किंग सेट मॉडल का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस कितने एरिया में एक टाइम पर काम कर रहा है और उस एरिया में किस किस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक विंडो बना लेते हैं, ठीक है। एक विंडो है या एक एरिया है कि जिसमें एक टाइम पर एक प्रोसेस चीज़ों को इस्तेमाल करता है, ये इसका वर्किंग सेट होता है, ठीक है, जिन पे वो वर्क कर रहा होता है। तो वर्किंग सेट मॉडल के अंदर एक अजम्पशन ऑफ लोकेलिटी आ जाती है कि इस लोकेलिटी में प्रोसेस काम करेगा, और मॉडल एक पैरामीटर यूज़ करता है डेल्टा, यानी डिस्टेंस यूज़ करता है कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस ने 15 किलोमीटर के अंदर अंदर काम करना है, ठीक है। लाहौर के 15 किलोमीटर के अंदर अंदर जो गाँव शाँव हैं उनमें ये प्रोसेस जाएगा, वहाँ पर काम करेगा, ये इसकी इस टाइम लोकेलिटी होगी। ये वर्किंग सेट विंडो बना देता है। तो आइडिया ये कहता है कि हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट वर्किंग सेट की विंडो होगी ना, उसके अंदर पेज रेफरेंसेस मोस्ट रिसेंट वाले होंगे। तो सेट ऑफ पेजेस इन द मोस्ट रिसेंट रेफरेंसेस इज कॉल्ड वर्किंग सेट, यानी अभी जो प्रोसेस इस टाइम पर जिन जिन चीज़ों पर इस्तेमाल कर रहा है, जिन जिन शहरों को अभी उसने 1 घंटे के अंदर अंदर विजिट कर लिया है, वो उसका वर्किंग सेट होगा 1 घंटे के लिहाज से। तो पेज होता है वो एक्टिव यूज़ में होता है अगर वो वर्किंग सेट में होगा, ठीक है। कोई भी पेज अगर अभी प्रोसेस एक्टिव यूज़ कर रहा है या अभी उसने रिसेंटली यूज़ किया है, वो तमाम वर्किंग सेट में होते हैं, डिपेंड करता है वर्किंग सेट के साइज़ के ऊपर। अगर हमारे पास कोई प्रोसेस यूज़ नहीं हो रहा तो उसको वर्किंग सेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा आफ्टर इट्स लास्ट रेफरेंस, एक रेफरेंस रख दिया जाएगा, उस लास्ट रेफरेंस के बाद उसको वर्किंग सेट से निकाल दिया जाएगा कि बस अब प्रोसेस इसको यूज़ नहीं कर रहा। दस द वर्किंग सेट इज़ एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रोग्राम्स लोकेलिटी। तो जो हमने बात की थी कि एक एरिया में प्रोसेस काम करता है, वर्किंग सेट उसका एक रेफरेंस है, उसकी एक अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एग्जांपल में हमारे पास वैल्यू ऑफ डेल्टा है, वर्किंग सेट हमने 10 रख ली है। 10 का मतलब है कि एक टाइम पर हम 10 प्रोसेसेस के ऊपर स्पैन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 लोकेलिटीज़ बना ली हैं। अब इन लोकेलिटीज़ में हम आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रोसेस ने 1 2 5 6 7 इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 4 ये प्रोसेसेस बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इस लोकेलिटी के अंदर हमारे पास कोई प्रोसेस होता है 10, लेकिन 10 को उसने यूज़ नहीं किया तो हम इस लोकेलिटी से उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारे पास 10 प्रोसेसेस की यहाँ पर लोकेलिटीज़ आ रही हैं। अब अगर हम वेरियस लोकेलिटीज़ को प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अंदर आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास ये लोकेलिटीज़ बन रही हैं 18 से 26 और 31 से 34, यानी प्रोसेस ने एक लोकेलिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये तुम्हारा तमाम एरिया शेड हुआ है। उसके अलावा उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो तीसरी लोकेलिटी है वो उसने 18 से 20 और 24 से 34 इस तरह की एक लोकेलिटी उसने यहाँ पर यूज़ की हुई है।
ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं जो प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करते हुए यूज़ किए हैं। अब वर्किंग सेट मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है सिलेक्शन ऑफ डेल्टा पे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वर्किंग सेट की एक्यूरेसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये इसके साइज़ पर डिपेंड करती है। अगर साइज़ इसका बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो क्या होगा कि ये इंटायर लोकेलिटी को कंपास नहीं करेगा, बहुत छोटी लोकेलिटी पे आएगा। और अगर इसको बहुत ज़्यादा लार्ज कर दिया जाएगा तो ये ओवरलैप करना शुरू कर देगा लोकेलिटीज़ को। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस ने 10 चीज़ें इस्तेमाल करनी थी लेकिन आपने विंडो ही 5 चीज़ों की बनाई हुई है, तो वो 5 चीज़ें 10 चीज़ों को स्पैन नहीं करेंगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम पे 10 चीज़ें इस्तेमाल करनी है और लोकेलिटी का जो साइज़ है वो आपने 1000 बना दिया है, तो जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं तमाम ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। तो हमने एक रिस्पेक्टेबल किस्म का साइज़ रखना होता है। अगर साइज रीजनेबल होगा तो चीज़ें सही चलेंगी। अब एक्सट्रीम में क्या होता है कि अगर इसको इनफाइनाइट कर दें तो वर्किंग सेट जो होता है वो तमाम सेट ऑफ पेजेस जो भी उसने अपनी एग्जीक्यूशन के दरमियान टच करने हैं वो तमाम उसके अंदर आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो जितने भी उसने पेजेस असेस करने थे प्रोसेस ने अपनी तमाम एग्जीक्यूशन में तमाम उसके अंदर आ जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वर्किंग सेट की होती है इसका साइज़, ये हमने देख लिया है। तो अगर हम कंप्यूट करते हैं वर्किंग सेट साइज़ को तो टोटल अगर हम डी लेते हैं जो टोटल डिमांड है तो वर्किंग सेट साइज ऑफ एस आई हमारे पास जब तमाम सम कर दिया जाएगा, यानी एस आई का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोसेस ने एक S1 टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ करनी थी, S2 टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ करनी थी, S3 टाइम पे कुछ चीज़ें यूज़ करनी थी। मैं क्या करता हूँ इन तमाम चीज़ों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डिमांड आ जाएगी कि उस प्रोसेस की टोटल डिमांड कितनी है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ सिग्मा 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। और एस ऑफ आई की वैल्यू जो आई इज इक्वल टू 1 to 3। तो इस तरह से हम इसको जहाँ जिस तरह नोटेशन है इस तरह से लिख सकते हैं। तो डी हमारे पास टोटल डिमांड है फॉर फ्रेम्स, और जो प्रोसेस होता है एक्टिवली यूज़ करता है पेजेस को वो अपने वर्किंग सेट में वो तमाम इस डी के अंदर आ रही होती हैं। तो प्रोसेस आई जो होता है उसको WS यानी वर्किंग सेट ऑफ SI की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर। अगर हम टोटल डिमांड ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कर दें यानी D इज़ ग्रेटर देन M तो थ्रेशिंग हो जाएगी। तो थ्रेशिंग को इस तरह से हम ये तमाम जो कॉन्सेप्ट था लोकेलिटी का वर्किंग सेट का वो यहाँ आकर यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास टोटल डिमांड हमने देखी यानी वर्किंग सेट देख लिया तमाम प्रोसेसेस का, उनको ऐड किया, अगर वो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स मेमोरी में अवेलेबल है यानी तमाम प्रोसेसेस कहते हैं हमें 15 फ्रेम चाहिए लेकिन टोटल जो मेमोरी में फ्रेम है वो 10 अवेलेबल हैं, तो अगर 15 10 से बड़ा है तो जाहिर बात है थ्रेशिंग हो जाएगी। लेकिन अगर तमाम प्रोसेसेस कहते हैं हमें 8 फ्रेम चाहिए और मेमोरी में 10 फ्रेम अवेलेबल हैं तो अब थ्रेशिंग नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको 2 फ्रेम चाहिए तो उसको भी हम मेमोरी में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्किंग सेट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम से ग्रेटर हो जाता है टोटल डिमांड तो हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं उनके पास इनफ फ्रेम्स नहीं होंगे, थ्रेशिंग हो जाएगी। अब वर्किंग सेट मॉडल जो होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता रहता है वर्किंग सेट ऑफ ईच प्रोसेस और एलोकेट करता रहता है वर्किंग सेट इनफ फ्रेम्स जितने उसको चाहिए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रेम बच जाते हैं तो दूसरे प्रोसेस को उसके अंदर इनिशिएट कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 फ्रेम वाला एक प्रोसेस है तो उसको लोड कर दिया जाएगा अगर फ्रेम्स अवेलेबल है। अगर सम ऑफ वर्किंग सेट इंक्रीज हो जाता है यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रेम से ज़्यादा टोटल डिमांड चली जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कुछ प्रोसेस को रिमूव कर देता है वर्किंग सेट के अंदर से और जो प्रोसेस पेजेस होते हैं उनको राइट आउट कर देता है, सेव कर लेता है इनटू द स्वैप स्पेस और फ्रेम्स रीएलोकेट कर दिए जाते हैं दूसरे प्रोसेसेस को ताकि उनकी डिमांड पूरी हो जाए, टोटल डिमांड इक्वल टू दी नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल हो जाए। तो सस्पेंडेड प्रोसेसेस को फिर बाद में रिस्टार्ट कर दिया जाता है जब जो भी वाले प्रोसेस काम अपना खत्म कर लेते हैं। अब डिफिकल्टी यहाँ पर जो वर्किंग सेट मॉडल के साथ होती है कि हमने वर्किंग सेट की ट्रैक रखना होता है। वर्किंग सेट विंडो जो होती है एक मूविंग साइज विंडो होती है जो कि मूव करती रहती है। इस विंडो का साइड हम बना लेते हैं कि कितनी साइज़ की विंडो होगी। जब भी एक कोई मेमोरी रेफरेंस होगा एक न्यू रेफरेंस इस विंडो में डाल दिया जाएगा और पिछला वाला रेफरेंस यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये विंडो उठ के यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगी। फिर अगला मेमोरी रेफरेंस होगा तो ये विंडो ऐसे आ जाएगी कि ये वाला इससे रिमूव कर दिया जाएगा और ये वाला इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग सेट मॉडल को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं विद फिक्स्ड टाइम इंटरवल इंटरप्ट एंड अ रेफरेंस बिट। 2 चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं या आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि वर्किंग सेट मॉडल को फिक्स्ड इंटरवल टाइमर इंटरप्ट और साथ में रेफरेंस बिट की मदद से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल विच इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास विंडो सेट साइज़ है 10,000 रेफरेंसेस का और टाइमर इंटरप्ट है जो हर 5000 सेकंड के बाद आ जाती है या नैनो सेकंड के या कोई भी हमारे पास रेफरेंस है हर 5000 मेमोरी रेफरेंसेस के बाद हमारे पास टाइमर इंटरप्ट जनरेट हो जाती है। तो अब क्या करते हैं जब भी हमारे पास टाइमर इंटरप्ट आता है हम कॉपी और क्लियर कर देते हैं रेफरेंस बिट को वैल्यूज़ फॉर द ईच पेज कि भाई जो ये पेज था इसकी जो टाइमर इंटरप्ट जब हो गई है तो इसकी रेफरेंस बिट को क्लियर कर दो, अब ये यूज़ नहीं होगा और नया पेज ऐड कर दो। तो जब अगर पेज फॉल्ट अकर होता है तो हम एग्जामिन करते हैं करंट रेफरेंस बिट। तो करंट रेफरेंस बिट हमने एग्जामिन की और 2 पुरानी जो मेमोरी बिट्स थी उनको एग्जामिन करते हैं तो डिटरमिन के वेदर पेज वाज यूज्ड इन लास्ट 10,000 to 15,000 यानी पिछले जो हमारे पास रेंज थी क्या उसमें वो यूज़ हुआ है। अच्छा, अगर तो उसमें वो यूज़ हुआ होगा तो उसकी जो रेफरेंस बिट है वो क्लियर नहीं होगी। अगर उसकी रेफरेंस बिट क्लियर है इसका मतलब उसमें यूज़ नहीं हुआ। अगर हमारे पास वो यूज़ हुआ होगा तो कोई ना कोई बिट ऑन होगी
और अदरवाइज अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो बिट ऑफ होंगी, वो जीरो के इक्वल होंगी क्योंकि टाइमर इंटरप्ट ने उनको जीरो कर दिया होगा। तो हर विंडो सेट के जो साइज़ है उसके रेफरेंसेस के बाद अगर कोई भी मेमोरी के अंदर 1 बिट सेट है तो पेज इस टाइम वर्किंग सेट के अंदर है, और इस अरेंजमेंट को ये अरेंजमेंट जो है कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि हम ये नहीं बता सकते, हम ये तो बता देते हैं कि उस सेट के अंदर है, लेकिन एग्जैक्टली उस सेट के अंदर कहाँ है, कहाँ पर वो रेफरेंस विद इन द इंटरवल अकर हुआ था, एग्जैक्टली हम उसकी जगह नहीं बता सकते। तो हम अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हिस्ट्री बिट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्ट्स। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्ट्स अगर इंक्रीज कर दें तो हमारी अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी अभी 5000 का साइज़ अगर मैं 10 का साइज़ कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा यार इन 10 के अंदर अवेलेबल है, या 2 का कर दूं तो मुझे पता चलेगा इन 2 में से, या 1 का साइज़ कर दूं तो मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली यही है जिसको मैंने इस्तेमाल करना था। तो जैसे जैसे विंडो का साइज रिड्यूस होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्ट्स इंक्रीज हो जाएगी, हिस्ट्री बिट्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सा पेज है जो हमें ज़रूरत है। हाउएवर द कॉस्ट टू सर्विस दिस मोस्ट फ्रीक्वेंट इंटरप्ट्स विल बी कॉरस्पॉन्डिंगली हाई, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी इनको हैंडल करने में। तो ये हमारे पास लोकेलिटी का और वर्किंग सेट का कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी है। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि पेज फॉल्ट कितने हो रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 पेज फॉल्ट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक एल्गोरिथम लगाएंगे, जैसे 100 पेज फॉल्ट हो तो आप प्रोसेसेस को रिड्यूस कर दो। पेज फॉल्ट अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 हो रहे हैं तो आप कम हो रहे हैं, हमें इससे मज़ा नहीं आ रहा, तो हम प्रोसेसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेज फॉल्ट अगर ज़्यादा हो रहे हैं प्रोसेसेस कम कर दो, पेज फॉल्ट अगर कम हो रहे हैं प्रोसेसेस ज़्यादा कर लो। अब इसको बुक के लिहाज से देखते हैं। पेज फ्रीक्वेंसी इज अनदर मेथड टू कंट्रोल थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। थ्रेशिंग के अंदर हाई पेज फॉल्ट रेट होता है और हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी को। तो जब ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, हमें पता है कि प्रोसेसेस को मोर फ्रेम्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, अगर पेज फॉल्ट लो है तो क्या है, प्रोसेसेस को ज़्यादा फ्रेम्स उनको मिले हुए हैं, उनको इतने ज़्यादा फ्रेम्स नहीं चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता रहता है अपर और लोअर बाउंड का पेज फॉल्ट प्रोसेसेस के। अगर पेज फॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लोअर लिमिट से नीचे चले जाता है, तो प्रोसेस, इसका मतलब है फ्रेम्स को लूज़ कर रहे हैं। और अगर पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा अपर लिमिट से ज़्यादा चला गया, इसका मतलब प्रोसेस जो है फ्रेम्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं पेज फॉल्ट रेट को टू प्रिवेंट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कंट्रोल करने के लिए इसी लिहाज से हम प्रोसेसेस को कम ज़्यादा करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे पेज, हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमारे पास पेज फॉल्ट रेट रिड्यूस होता जा रहा है। ये लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, फ्रेम्स फ्री पड़े हुए हैं, तो प्रोसेसेस इंक्रीज कर दो। अपर बाउंड से ऊपर चला गया, इसका मतलब प्रोसेसेस को कम कर दो, फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता रहता है। दूसरी कंडीशंस भी हमारे पास यहाँ पर आती हैं। एक प्री पेजिंग होता है, पेज साइज होता है, तो और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हम तमाम चीज़ें भी देख लेते हैं। प्री पेजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्या करते हैं कि शुरू में हमने देखा था कि जब हमारे पास हमने स्टार्ट किया था पेजिंग की स्ट्रिंग को चलाने में, तो हम यहाँ पे पेज लोड कर रहे थे, फिर हम आगे जाते जाते थे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो हमारे पास फॉल्ट्स हो रहे हैं उनको खत्म करने के बजाय इनिशियल पेजिंग जितनी भी रिक्वायर्ड है वो तमाम यहाँ पर ले आएँ। जो भी पेजेस रिक्वायर्ड हैं इकट्ठे एक साथ लोड कर लें, तो हमारे पास पेज फॉल्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे और थ्रेशिंग का सीन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये होता है कि ऑब्वियसली प्योर डिमांड पेजिंग सिस्टम ये होती है कि लार्ज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर होते हैं, क्योंकि जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है प्योर डिमांड पेजिंग के अंदर, क्योंकि हम कोई भी पेज को लोड नहीं करते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम इनिशियल इक्वालिटी इनटू मेमोरी में भी काफ़ी टाइम लगा रहे होते हैं। प्री पेजिंग एक ऐसी अटेम्प्ट होती है कि हाई लेवल ऑफ इनिशियल पेजिंग हम प्रिवेंट कर देते हैं। इनिशियल पेजिंग का मतलब ये है कि हम पहले से पेज लोड कर लेते हैं जो मेमोरी में जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है। तो प्री पेजिंग जो होती है ये एडवांटेज हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। के क्वेश्चन सिंपली है कि कहाँ जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्री पेजिंग है वो कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सर्विंग इज द पेज फॉल्ट। अगर पेज फॉल्ट की कॉस्ट कम पड़ी है और प्री पेजिंग की ज़्यादा लग रही है तो हम प्री पेजिंग नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे किस चीज़ में कॉस्ट कम लग रही है, वो काम हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेज साइज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि पेज साइज़ कितना होना चाहिए, कौन बंदे क्या कहते हैं। तो पेज साइज़ हमने किस तरह सेलेक्ट करना है, छोटा पेज होना है, बड़ा पेज होना है। देखें अगर बड़े पेज होंगे ना, बड़े बड़े साइज़ के पेज होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 एक टोटल चीज़ है। अब मैं 100 को अगर 10-10 की चीज़ों में डिवाइड करूं तो मेरे पास टोटल 10 चीज़ें बनेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 100 को 2 साइज़ की चीज़ों में डिवाइड करूं तो मेरे पास टोटल 50 चीज़ें बन जाएंगी। यानी अगर बड़ा साइज़ होगा तो कम पेजेस बनेंगे, अगर छोटा साइज़ होगा तो ज़्यादा पेजेस बनेंगे। ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है लाइफ में, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी आता है कि अगर हमारे पास बड़े साइज़ के पेजेस होते हैं तो कम पेजेस बन जाते हैं, और अगर छोटे साइज़ के पेजेस होते हैं तो ज़्यादा पेजेस बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंसर्न आ जाता है, कोई भी वर्चुअल मेमोरी स्पेस होगी, अगर पेजेस साइज हम इंक्रीज़ कर देंगे तो नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर पेज साइज डिक्रीज़ कर देंगे तो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज। और नंबर ऑफ पेजेस पे ही साइज ऑफ पेज टेबल डिपेंड कर रहा होता है। अब जो भी एक्टिव प्रोसेस हमारे पास होता है इसकी अपनी कॉपी होती है पेज टेबल के अंदर, उसका अपना पेज टेबल होता है, और लार्ज पेज टेबल साइज जो होता है हमारे पास डिज़ायर होता है कि
पेज का जो साइज़ है वो लार्ज हो और पेज टेबल का साइज़ कम हो। हम ये चाहते हैं कि पेज टेबल का जो साइज़ है वो छोटे से छोटा हो, ताकि हो सकता है हम उसको रजिस्टर में रख दें और मेमोरी इफेक्टिव टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाए। तो हमारे पास जो मेमोरी होती है वो तब ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है कि अगर हमारे पास स्मॉलर पेजेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मेमोरी के अंदर अगर हम बड़े पेजेस रखते हैं, फिक्स पेजेस रखते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन आती हैं। छोटे छोटे साइज़ के पेजेस होंगे तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। तो मेमोरी तो तब अच्छी यूटिलाइज़ होती है जब पेजेस छोटे होते हैं। अगर प्रोसेस एलोकेट मेमोरी कर दी गई 000 लोकेशन पर और इसको कंटिन्यू कर दिया गया टिल एज मच एज इट नीड्स, तो ये हमारे पास एक पेज बाउंड्री पे ऐड नहीं होगा। अगर पेज बाउंड्री हमारी बड़ी है तो हमारे पास जो पार्ट ऑफ फाइनल पेज है वो एलोकेट होना ज़रूरी हो जाएगा, तो हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें छोटे पेज साइज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी तो कहती है कि भाई पेज साइज़ छोटा होना चाहिए। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोगों की भी सुन लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो आती है रीड और राइट अ पेज, के पेज को हमने रीड या राइट करना है। अब इनपुट आउटपुट टाइम जो होता है वो सीक लेटेंसी और ट्रांसफर टाइम पर डिपेंड करता है। सीक का मतलब ये है कि जो डिस्क ने वहाँ पर आना है जहाँ से उसने रीड करना है। लेटेंसी का मतलब ये है कि उसने जो लोडिंग शोडिंग सारी करनी है, और ट्रांसफर में उसने तमाम डाटा ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर टाइम जो कहता है वो कहता है कि हमारे पास जितनी भी अमाउंट ट्रांसफर होगी उतना टाइम लगेगा। तो वो कहता है कम अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वो कहता है स्मॉल पेज होगा तो कम अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर टाइम कम लगेगा। लेकिन जो लेटेंसी और सीक कहते हैं वो कहते हैं हमने बार बार घूम के एक जगह पे आना होता है, वहाँ से चीज़ रीड करनी होती है, तो एक बार ही हमसे ज़्यादा चीज़ें रीड करा लो। तो वो कहते हैं कि हमारे पास मिनिमाइज इनपुट आउटपुट टाइम करने के लिए लार्जर पेज साइज होना चाहिए। अब इनपुट आउटपुट ओवरहेड जो होता है वो भी रिड्यूस कर दिया जाता है स्मॉलर पेज साइज के लिहाज से, क्योंकि जितना छोटा पेज साइज होगा ओवरहेड भी कम हो जाएगा, और क्योंकि लोकेलिटी इंप्रूव हो जाती है। एक लोकेलिटी के अंदर ज़्यादा पेज आ जाते हैं स्मॉल पेज होने की वजह से। तो स्मॉलर पेज साइज अलाउ करता है कि हर पेज जो है वो प्रोग्राम लोकेलिटी को ज़्यादा एक्यूरेटली मैच कर ले। तो हर बंदा डिफरेंट बातें कर रहा है। जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और लोकेलिटी वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्मॉल पेज साइज होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो टेबल साइज हो गया, इनपुट आउटपुट टाइम, लेटेंसी सीक वाले हैं वो कह रहे हैं लार्जर पेज साइज होना चाहिए। ये बात बस आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, बाकी ऊपर वाला तमाम आप बेशक भूल सकते हैं। तो हमारे पास कोई बेस्ट आंसर नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो लार्जर पेजेस की तरफ हमारे पास होता है कि हिस्टोरिकली हम लार्जर पेजेस बनाते हैं। अब प्रोग्रामिंग के जरिए से भी हम कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। डिमांड पेजिंग क्या होता है, डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र को ट्रांसपेरेंट ले, लेकिन अब हम इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा हमने मगजमारी की है, तो सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है अगर प्रोग्रामर के पास अवेयरनेस ऑफ अंडरलाइन डिमांड पेजिंग का और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑफ द लैंग्वेज। अगर प्रोग्रामर बहुत तगड़ा है तो वो तमाम चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। वो फिर कहता है भाई मुझे कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखो। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जाम्पल से हम इनिशियलाइज करते हैं 2 डायमेंशनल अरे। अब 2 डायमेंशनल अरे जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो एक होता है कि हम कॉलम के लिहाज से कर लें, एक होता है हम रो के लिहाज से कर लें। तो अब ये जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि रे जो होती हैं रो मेजर ऑर्डर में अगर स्टोर की जाए, यानी अगर हम फॉर आई इन रेंज दिस एंड फॉर जे इन रेंज, और आई हमारी अगर रो है, अगर रो मेजर ऑर्डर में हम सी में करें तो हमारे पास ये बेसिक इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। और पेज साइज जो होता है वो इस तरह से होता है कि ईच रो स्टोर इन वन पेज, के हर पेज के अंदर एक रो स्टोर हुई हुई होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम वन है। प्रोग्राम वन में हमारे पास ये अरे का हमने एक साइज डिक्लेयर कर दिया 1024 1024, और कॉलम्स के लिहाज से हमने इसको आउटर लूप को लगाया और रो के लिहाज से इनर लूप को लगाया। अब ये जो कोड स्निपेट है ये इनिशियलाइज कर देता है मैट्रिक्स को कॉलम बाय कॉलम। तो ये क्या होगा, 1024 पेज फॉल्ट्स आएंगे जब एक कॉलम को इनिशियलाइज करेंगे, तो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड के अंदर हमारे पास 1024 कॉलम के हो जाएंगे और 1024 उसके लिहाज से हर रो के हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास इतने पेज फॉल्ट्स बन जाएंगे। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कॉलम मेजर ऑर्डर होगा तो कितने पेज फॉल्ट आएंगे। उसके बाद हमारे पास अब एक फॉलोइंग कोड है जिसके अंदर हमने रो को आउटर लूप में लगा दिया, और हमने देखा था कि हर पेज के अंदर एक रो पड़ी हुई है। तो जब हर पेज के अंदर रो पड़ी हुई है तो रो के लिए तो पेज फॉल्ट्स नहीं होंगे, सिर्फ उस कॉलम के लिए होंगे। तो मैट्रिक्स साइज बाय रो कॉजिंग 1 पेज फॉल्ट पर रो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 1024 पेज फॉल्ट्स टोटल आएंगे, 1024 पेज फॉल्ट्स होंगे, जबकि कॉलम वाले में हमारे पास 1024 बाय 1024 हो रहे थे। और यहाँ पर समझें कि उसका स्क्वायर रूट हो गया है, यानी सिर्फ एक 1024 हो गया। ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि कौन से कोड में रो बाय रो में, कॉलम बाय कॉलम में कितने हमारे पास पेज फॉल्ट्स आएंगे। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास अगर डिमांड पेजिंग सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होती है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आसान सी, कि हमारे पास एक डिमांड पेजिंग सिस्टम है जिसके अंदर अभी इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है कि सीपीयू 20% यूटिलाइज हो रहा है, यानी सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा लो है, पेजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो दूसरी डिवाइसेज हैं वो भी बहुत कम यूज़ हो रही हैं 5%। तो इसका मतलब ये थ्रेशिंग हुई हुई है ना, कि पेजिंग ज़्यादा हो रही है, एग्जीक्यूशन कम हो रही है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कम इस्तेमाल हो रही हैं। तो थ्रेशिंग में अब क्या करना है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन को हमने इंप्रूव करना है। अब हमें पता है कि थ्रेशिंग में अगर हम नए प्रोसेसेस ऐड करेंगे तो फिर तो क्या होगा, थ्रेशिंग और ज़्यादा बढ़ती जाएगी
और परफॉर्मेंस और ज़्यादा कम होती जाएगी, यूटिलाइजेशन और ज़्यादा प्लंज होती जाएगी। तो अब इनमें से हमने सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर फास्टर CPU लगाएंगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि CPU के एग्जीक्यूशन का मसला नहीं है, पेजिंग का मसला है। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऐड कर देंगे, यानी ज़्यादा प्रोसेसेस ऐड कर लेंगे, तब भी फ़ायदा नहीं है, थ्रैशिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यस ये हम कर सकते हैं कि हम प्रोसेसेस को कम कर दें ताकि फ्री फ्रेम्स हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो जाएँ और हमारे पास जो पेजिंग है वो कम हो जाए, थ्रैशिंग कम हो जाए। उसके अलावा हमारे पास इंस्टॉल मोर मेन मेमोरी ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे, यस तब भी हमारे पास फ्री फ्रेम ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे पास जो सिचुएशन है उससे हम निकल आएंगे। तो ये जो लास्ट वाले 2 ऑप्शन हैं, दीज आर करेक्ट ऑप्शंस, और पहले वाले जो 2 ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, इनसे थ्रैशिंग और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखें सिस्टम थ्रैश कर रहा है, तो फर्स्ट 2 जो हैं वो हेल्प नहीं करेंगे, जो लास्ट 2 हैं वो हेल्प करेंगे। और रीजंस फॉर द आंसर के लिए आप सोच लें और पेपर में आप रीज़न लिख भी दिएगा अगर रीज़न वो पूछते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर में बुक में आंसर नहीं है कि हमारे पास कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गुड होते हैं फॉर अ डिमांड पेज एनवायरनमेंट। डिमांड पेज एनवायरनमेंट में क्या करना होता है, हमने पेजेस को एज पर डिमांड लोड करना होता है। तो कौन सी अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं ये हमने स्ट्रक्चर्स बताने हैं, ये MCQ में आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने आंसर करना है इस क्वेश्चन को अपने ऑन पे। और हमारे पास जो सिक्वेंशियल असेस वाली चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती हैं डिमांड पेजिंग के लिए, लेकिन जो नॉन सिक्वेंशियल असेस वाली चीज़ें होती हैं वो बुरी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर हम देखें MCQ के लिए, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, आपने याद रखना है, जो स्टैक होता है ये अच्छा होता है, गुड होता है, क्योंकि इसके अंदर सिक्वेंशियल असेस होती है। हैश टेबल बुरा होता है क्योंकि इसके अंदर नॉन सिक्वेंशियल असेस होती है। सिक्वेंशियल सर्च अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर सिक्वेंशियल असेस होती है। बाइनरी सर्च अच्छा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हम टुकड़ों में बाइनरी लॉग के लिहाज से डिवाइड करते रहते हैं, तो नॉन सिक्वेंशियल सर्च आ जाती है। इन डायरेक्शन जो होता है ये भी अच्छा नहीं होता क्योंकि कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रही, नॉन सिक्वेंशियल सर्च है। वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं ये भी अच्छे होते हैं। तो हमारे पास टैग हो गया, सिक्वेंशियल सर्च हो गया और वेक्टर ऑपरेशंस हो गया, ये गुड होते हैं, बाकी तमाम जो हैं वो अच्छे नहीं होते। तो आपसे पूछ लिया जाएगा MCQs में कि एक ऑप्शन दे दीजिएगा स्टैक, एक हैश टेबल दे दिया जाएगा और एक आपको बाइनरी सर्च दे दिया जाएगा। आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा अच्छा है फॉर दी डिमांड पेजिंग एनवायरनमेंट। तो आपने बता देना है कि सिक्वेंशियल असेस वाला जो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो अच्छा होता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वाचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।